जिंदगी कभी कभी इतना अजीब मोड़ ले आती है कि आदमी समझ ही नहीं पाता कि वो आगे बढ़ रहा है या पीछे लौट रहा है। मेरे साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं हमेशा से खुद को मजबूत समझता था। एक ऐसा इंसान जिसे टूटना आता ही नहीं। बचपन से ही हालातों ने मुझे सिखा दिया था कि रोना कमजोरी है और मजबूत वही है जो हर दर्द को मुस्कान में बदल दे। लेकिन आज जब ये सब लिख रहा हूं, तो लगता है कि शायद मैं बिल्कुल भी मजबूत नहीं था। शायद मैं सिर्फ दिखावा कर रहा था। मैं हूँ रेयांश मल्होत्रा, उम्र 25, मेडिकल इंटर्न, और एक ऐसा इंसान जिसने कभी भी अपनी जिंदगी में किसी को इतनी जगह नहीं दी थी कि वो मुझे बदल सके। लेकिन जिंदगी में कुछ लोग आते हैं जो बिना पूछे दिल में जगह बना लेते हैं, धीरे धीरे, खामोशी से, और पता तब चलता है जब वो दिल की धड़कन बन चुके होते हैं। मेरी कहानी भी ऐसी ही एक अधूरी धुन से शुरू हुई। वो सुबह भी बाकी दिनों जैसी ही थी। अस्पताल की कॉरिडोर में दवाइयों की गंध, भाग दौड़, स्ट्रेचर की आवाजें, डॉक्टरों के तेज कदम, और जिंदगी मौत के बीच हर सेकंड चलती जंग। आईसीयू के दरवाजे पर खड़े होने का अनुभव अलग ही होता है, जैसे हर सांस उधार में चल रही हो। मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 7:55 हो चुके थे और क्लास का समय 8 बजे का था, और हमेशा की तरह मैं लेट हो रहा था। तेजी से अंदर भागते हुए मैंने दरवाज़ा खोला, और ठीक उसी पल मेरी नज़र पहली बार उस पर पड़ी। वो लड़की धीरे धीरे कॉरिडोर में चल रही थी। सफ़ेद लैब कोट, बालों को ढीले से बांधा हुआ, आंखों में अजीब सा सुकून, और चेहरे पर एक मासूम सी गंभीरता। ऐसा लगा जैसे हॉस्पिटल की भागती दौड़ती दुनिया अचानक एक पल के लिए रुक गई हो। आसपास की आवाज़ें धुंधली होने लगी, और मैं बस उसे देखता रह गया। उसके हाथ में स्टेथोस्कोप था, और बैच पर नाम लिखा था, सिया वर्मा। शायद उसके नाम का असर था, या शायद उसकी मुस्कान का, लेकिन उस एक पल में मेरी धड़कनें मेरे बस से बाहर हो गईं। मैं उसे समझ नहीं पाया कि वो एक खामोशी थी या तूफान की शुरुआत, पर इतना जरूर समझ गया था कि मैं उससे अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा था। माफ़ करना, क्या आप रास्ता छोड़ेंगे? उसकी आवाज़ ने मेरी ट्रांस तोड़ दी। मैंने झेपते हुए रास्ता दिया, और पलटकर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई, पर दिल की धड़कनें अब भी बेकाबू थीं। क्लासरूम में हम सब नए इंटर्न्स तैयार बैठे थे, और तभी हमारे सीनियर डॉक्टर अंदर आए, जिनका नाम था डॉक्टर यश मेहरा। कड़क स्वभाव, तेज पर्सनैलिटी, हॉस्पिटल में जिनका नाम लेते ही सब संभल कर बैठ जाते हैं। उन्होंने सबको देखा और बोले, मेडिकल साइंस सिर्फ किताबों से नहीं सीखी जाती, ये यहाँ सीखी जाती है, मरीजों की धड़कनों के बीच। मैं ध्यान से सुन रहा था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उसके चेहरे पर जा रहा था। सिया शांत होकर नोट्स लिख रही थी। उसकी पलकों के नीचे छुपा भाव मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बहुत गहरा था। डॉक्टर यश ने अचानक पूछा, रेयांश, अगर मरीज की सांस अटक रही हो तो तुम्हारा पहला कदम क्या होगा? मैं चौंक गया और कहा, सिर, ABC प्रोटोकॉल, एयरवे चेक फर्स्ट। उन्होंने सिर हिलाया। गुड, लेकिन मेडिसिन सिर्फ जवाब देने का नाम नहीं है। हम यहाँ किसी को बचाने आते हैं, इम्प्रेस करने नहीं। जैसे उनकी बात मेरे सीने के पार उतर गई हो, किसी को बचाना। हाँ, शायद यही वजह थी कि मैंने डॉक्टर बनने का फैसला किया था। कुछ देर में ब्रेक टाइम हो गया और हम कैंटीन की ओर चल दिए। अस्पताल की कैंटीन हमेशा भीड़ से भरी रहती है। वहीं मैंने सिया को फिर देखा, इस बार अकेले। वो खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में कॉफी, आंखों में एक भारी सा सन्नाटा। ऐसे लोग कम मिलते हैं जो मुस्कुराते हुए भी दुख छुपा लेते हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाया, उसके पास जाकर बोला, हाय, मैं रेयांश। वो मुस्कुराई, एक हल्की लेकिन दिल में उतर जाने वाली मुस्कान, और कहा, मैं सिया। 2 सेकंड की खामोशी के बाद मैंने फिर पूछा, पहला दिन कैसा लग रहा है? उसने खिड़की के बाहर आसमान की ओर देखा और बोली, जैसे बहुत सारी दौड़ के बाद गहरी सांस मिली हो। यहाँ शांति है, लेकिन अंदर एक तूफान भी है। उसकी बात ने मुझे अजीब सा महसूस कराया। क्या वो टूट चुकी थी या टूटने से डर रही थी, ये मैं समझ नहीं सका। मैंने सिर्फ इतना कहा, तूफान शायद इसलिए आते हैं ताकि हमें समझ आए कि हम कितने मजबूत हैं। इस बार उसकी मुस्कान सच्ची थी, थोड़ी सी चमक लिए हुए। उस दिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटी सी बातचीत मेरी जिंदगी बदल देगी। मैं नहीं जानता था कि ये मुलाकात मुझे कहाँ ले जाएगी। मैं नहीं जानता था कि उसे बचाने की कोशिश में धीरे धीरे मैं खुद खो जाऊंगा। उस दिन पहली बार मेरे दिल ने मुझे चेतावनी दी थी, दूर रहो। पर शायद प्यार हमेशा वहीं शुरू होता है जहां दिमाग हार मान लेता है और दिल जीत जाता है। और यह मेरी कहानी की शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी जिसे पूरा होना था लेकिन अधूरी रह गई।
कैंटीन में सिया से हुई मुलाकात के बाद मैं अपने हॉस्टल की तरफ चल रहा था। कदम जैसे अपने आप ही चल रहे थे और मैं पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी आंखों में जो खोया हुआ सन्नाटा था वो मेरे अंदर तक उतर गया था। शायद पहली बार किसी की आंखों में खुद को देखा था, टूटा हुआ, लेकिन फिर भी जंग लड़ता हुआ। कमरे में पहुंचा तो मेरा सबसे करीबी दोस्त कुणाल हमेशा की तरह फोन पर चिल्ला रहा था, भाई तू समझ क्यों नहीं रही, मैं तुम्हारे लिए दिल्ली आ रहा हूँ, बस 2 दिन रुको। मैंने बैग फेंका और बेड पर लेट गया। कुणाल फोन पर था लेकिन उसकी आंखों में थकान साफ नजर आ रही थी। कॉल करते ही उसने गहरी सांस ली और बोला, ब्रेकअप। मैं हंस पड़ा, कितनी बार, ये तो मंथली सब्सक्रिप्शन हो गई है। वो कुर्सी खींचकर मेरे पास बैठा और कहा, इस बार सीरियस है, शायद हमेशा के लिए। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो लोग छोड़कर चले जाते हैं वो वैसे भी हमारे नहीं होते। कुणाल ने मेरी तरफ देखा, सही कहा। लेकिन तू आज इतना फिलोसॉफिकल क्यों लग रहा है? मैं चुप रहा। कैसे बताता कि एक लड़की की मुस्कान ने मेरे अंदर कई बंद दरवाजे खोल दिए। अचानक से इंटरकॉम बजा, सभी इंटर्न्स इमरजेंसी वार्ड में पहुंचिए, कोड ब्लू। हम दोनों बिना कुछ बोले भागते हुए निकल पड़े। अस्पताल के गलियारों में दौड़ना हमेशा अलग होता है। एड्रेनलिन की गंध होती है, हर कदम मौत और जिंदगी के बीच चलता है। इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते ही देखा कि यह बहुत बड़ी गड़बड़ थी। एक 60 साल के मरीज को हार्ट अटैक आया था। सबकी नज़रें डॉक्टर यश पर थी। आदेश देने की हर सेकंड की कीमत थी। रेयांश, चेस्ट कॉम्प्रेशन शुरू करो। आवाज सख्त थी, लेकिन भरोसे से भरी हुई। मैंने तुरंत सीपीआर शुरू किया। हर धक्का जीवन के लिए जंग जैसा था। डॉक्टर्स निर्देश दे रहे थे, नर्सिंग स्टाफ दवाइयां पास कर रहा था, और मॉनिटर्स की बीपिंग हर हार्टबीट को गिन रही थी। मेरे ठीक सामने सिया खड़ी थी, आंखों में डर, लेकिन हाथ बिल्कुल स्थिर। वो सक्शन ट्यूब पकड़ रही थी, उसके माथे पर पसीना, और आंखें मरीज से हट नहीं रही थीं। तभी डॉक्टर यश चिल्लाए, चार्ज 300, क्लियर। मरीज का शरीर उछला, लेकिन अभी भी मॉनिटर फ्लैट था। 1 सेकंड की खामोशी, जैसे पूरा ब्रह्मांड रुक गया हो। फिर दोबारा वही आदेश, क्लियर, और अचानक हार्ट बीट वापस आ गई। कमरा एक राहत की सांस से भर गया। मैंने सिया की तरफ देखा तो उसकी आंखों में चमक थी और होंठों पर हल्की सी हंसी, जैसे उसने खुद मौत को चैलेंज किया हो और जीत ली हो। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि दमदार, हिम्मती और डेंजरसली इंस्पायरिंग भी थी। इमरजेंसी के बाद जब मैं अपने हाथ धो रहा था तो सिंक में गिरते पानी की आवाज़ मेरे अंदर अजीब सा खालीपन भर रही थी। दिल तेज धड़क रहा था, सांसें तेज थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये हार्ट अटैक में लड़ रहा था। सीपीआर के हर धक्के में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी से, किसी चीज से, किसी अधूरी लड़ाई से जूझ रहा हूँ। मैंने आईने में खुद को देखा तो चेहरा पसीने से भीगा, आंखों में थकान, लेकिन दिल में एक अलग सी ऊर्जा थी। शायद इसलिए क्योंकि आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि किसी की जिंदगी बचाना सिर्फ प्रोफेशन नहीं, दुआ जैसी चीज है। और उसके ठीक पीछे खड़ी सिया ने वो दुआ मेरे दिल में और गहरी कर दी थी। आईने में मैंने उसे आते देखा। वो डोरवे पर खड़ी थी, और पहली बार मैंने नोटिस किया, उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे उन आंखों में अल्फाज नहीं, कहानी कैद थी। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। हाँ, मैंने कहा, लेकिन पता नहीं वो मुस्कान झूठी थी या सच्ची। शायद उसने समझ लिया, क्योंकि उसने बेसिन के पास आकर नल बंद कर दिया और बोली, कभी कभी हम किसी और को बचाने की कोशिश करते हैं जबकि हम ही हैं जो अंदर से खून बहा रहे हैं। उसकी आवाज़ में गर्मी भी थी और चोट भी। उस पल मुझे यकीन हो गया था कि सिया के अंदर कोई बहुत गहरा दर्द था, ऐसा दर्द जो आदमी को चुप कर देता है। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? वो मुस्कुराई और एक बेहद टूटी मुस्कान के साथ कहा, एक्सपीरियंस। उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके एक शब्द ने मेरे दिल में अजीब सा दर्द जगा दिया। मैं उसे देखता रहा, जैसे मैं उसकी आंखों में एक छुपा तूफान ढूंढ रहा हूं, और वो धीरे से चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ और मैं वहीं रुक गया, जैसे मेरी सांस भी उसके साथ बाहर चली गई हो। उस रात नींद बिल्कुल नहीं आई। हॉस्पिटल टेरेस की हवा हमेशा थोड़ी सुकून भरी लगती थी। ऊपर आकाश गहरा था, रंग जैसे स्याही में डूबा हुआ। नीचे शहर की रोशनी, गाड़ियों के हॉर्न और अस्पताल की एम्बुलेंस की आवाज़ें, सब जिंदगी की कश्मकश का साउंड ट्रैक था। मैं रेलिंग पर झुककर नीचे देख रहा था, तभी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ सिया थी, उसके हाथ में कॉफ़ी का मग और आंखों में वही थकान। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी,
टेरेस हमेशा सबसे सुरक्षित लगता है। मैंने पूछा, क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर आकर लगता है कि प्रॉब्लम्स छोटी हैं और हम उनसे बड़े। मैं धीरे से हंसा, कभी कभी लगता है प्रॉब्लम्स इंसान को बड़ा बना देती हैं। वो चुप रही, जैसे मेरे शब्दों ने उसके दिल की चोट छू ली हो। कुछ देर हम दोनों बिना बोले हवा महसूस करते रहे। खामोशियां कभी कभी बातचीत से ज्यादा बोलती हैं। फिर अचानक उसने पूछा, रेयांश, तुम्हें किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? मैंने थोड़ा सोचा, फिर कहा, किसी अपने को खो देने से। सिया की आंखें कांपी, जैसे उसके दिल में कोई पुराना घाव अचानक ताज़ा हो गया। वो फटी आवाज में बोली, हाँ तुमने सही कहा, सबसे बड़ा डर वही है। मैंने उसकी तरफ देखा। सिया, तुम ठीक हो? वो चाहकर भी रो नहीं रही थी। उसकी पलकें भीग गईं, पर आंसू गिरे नहीं और शायद यही उसके अंदर का सबसे बड़ा दर्द था, वो रो भी नहीं पाती थी। गुड नाइट, रेयांश, उसने अचानक कहा और तुरंत मुड़कर चली गई। मैं बस खड़ा रह गया। मेरे हाथ की उंगलियां रेलिंग पर कस गईं, जैसे मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था किसी को जो पहले ही फिसल चुका था, और तब मुझे महसूस हुआ कि मैं उस लड़की की खामोशी में डूब चुका था। कमरे में लौटा तो कुणाल सो नहीं रहा था। वो मेरी तरफ देख रहा था, जैसे उसे कुछ महसूस हो गया हो। तभी उसने पूछ, भाई, सब ठीक है? मैंने लंबी सांस ली, नहीं पता, कुछ अजीब सा लग रहा है। वो हंसा और बोला, लव स्टोरी शुरू होने के संकेत हैं ये वाले डायलॉग्स। मैंने तकिए पर पंच मारा, यह कोई लव स्टोरी नहीं है, इडियट। वो हंसता रहा, ठीक है डॉक्टर साहब, देखते हैं। लेकिन मेरे अंदर एक आवाज़ बहुत साफ थी, ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं होगी, ये कुछ अलग होगा, कुछ बहुत गहरा, कुछ बहुत दर्द भरा। उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो सही था और मैं गलत, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं कदम रख चुका था उसके अंत में खुशी नहीं, बस टूटी हुई सांसें थीं। लेकिन फिर भी मैं रुक नहीं सकता था। कहते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा डर उसी चीज से खाता है जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता हो। मुझे हमेशा से दिल लगाने से डर लगता था, क्योंकि अटैचमेंट से उम्मीद होती है और उम्मीद लगाने से दिल टूटता है। हार्ट ब्रेक वो जख्म है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इंसान को अंदर से पूरा खा जाता है। पर शायद जिंदगी भी अजीब चीज है, जिससे दूर रहना चाहो, किस्मत उसी को बार बार सामने भेजती है। अगली सुबह हॉस्पिटल में अंदर जाते ही मैंने सिया को देखा। वो रिसेप्शन के सामने खड़ी थी, हाथ में फाइल्स, बाल हवा से हल्के उड़ते हुए, और चेहरा उस रात की तरह ही चुप, जैसे किसी ने इमोशंस को अंदर बंद कर दिया हो। मैं उसके पास गया और धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग। उसने सिर उठाया, हल्की सी मुस्कान दी, मॉर्निंग रेयांश। उस मुस्कान में थकान भी थी और कोशिश भी, जैसे वो रोज खुद को समझाती हो कि मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आंखें हर बार उसके दिल की सच्चाई बयां कर देती थीं। अब ड्यूटी असाइन होनी थी। डॉक्टर यश क्लिपबोर्ड लेकर आए। उनकी आवाज़ हमेशा की तरह तेज और कठोर थी। टुडे आईसीयू रोटेशन, पेयर वर्क, रेयांश विद सिया और कुणाल विद श्रुति। मैंने सिया की तरफ देखा, वो न्यूट्रल भाव लिए खड़ी थी, लेकिन मेरे दिल ने एक ज्यादा धड़कन मारी, जैसे किसी ने तलवार से हवा काटी हो। कुणाल ने बाजू मारा और पूछा, भाई, तू तो हीरो बन गया, सिया के साथ एक हफ्ता। मैंने कहा, शट अप। लेकिन सच कहूं तो कॉरिडोर में अवॉइड करते हुए भी दिल अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। आईसीयू में हमेशा ठंडा तापमान होता है, लेकिन उस जगह का असली तापमान मरीजों की सांसों से चलता है। हर मॉनिटर हार्ट बीट की कहानी लिखता है। हम दोनों साइड बाय साइड काम कर रहे थे। सिया नोट्स ले रही थी, मैं विटनेस चेक कर रहा था। काम के दौरान हम बिना ज्यादा बात किए एक दूसरे को समझ रहे थे। प्रोफेशनल क्लैरिटी, शांत कोऑर्डिनेशन। फिर एक मरीज, एक बुजुर्ग महिला, जोर से खांसने लगी। सिया उसके पास दौड़ी, ऑक्सीजन मास्क एडजस्ट किया, हाथ थाम लिया। शांत रहिए, मैं हूं यहाँ। उसकी आवाज इतनी सॉफ्ट थी कि जैसे दर्द उसके शब्दों में घुल गया हो। मरीज की आंखों से आंसू निकले और कहने लगी, बेटा, मुझे बहुत डर लगता है। सिया ने उसके माथे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, मौत से नहीं, जिंदगी से लड़ो, हम यहाँ हैं न। उस पल मैंने सिया को एक बिल्कुल अलग रूप में देखा। सिर्फ डॉक्टर नहीं, बल्कि किसी ब्रोकन सोल के लिए आशा। उसका वो कंपेशन शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। ब्रेक के दौरान हम दोनों कैंटीन की ओर जा रहे थे। वो बिना बोले चल रही थी, और हवा में वो खामोशी किसी कन्फेशन जैसी भारी थी। मैंने कैजुअली बात शुरू की, तुम मरीजों को हैंडल बहुत इमोशनली करती हो। उसने कहा, क्योंकि किसी की आखिरी उम्मीद बनना कभी कभी डॉक्टर होने से ज़्यादा जरूरी होता है। मैंने सिर हिलाया, पर यह इमोशनली एक्सहॉस्टिंग भी होता है।
वो अचानक रुक गई और कहने लगी, हाँ, होता है। कभी कभी इतना कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। मुझे पहली बार लगा कि सिया का दर्द सिर्फ कल्पना नहीं, सच था। मैंने पूछा, सिया, क्या तुम किसी से बात करना चाहोगी? वो पल भर चुप रही, जैसे दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही हो। फिर बोली, रेयांश, हर चीज शेयर करने से हल्की नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, बोली नहीं जाती। उसकी आवाज में टूटन थी, एक ऐसी टूटन जो मजबूर होकर मजबूत दिखना सीख चुकी हो। मैं कुछ कह ही रहा था कि पीछे से आवाज आए, एक्सक्यूज मी। मैंने मुड़कर देखा तो वहां श्रुति, जो कुणाल की पार्टनर थी। चमकदार कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, आंखों में शरारत और बोलने का अंदाज ऐसा जैसे दुनिया उसके स्टेज पर खड़ी हो। उसने मुस्कुरा कर पूछा, हाय रेयांश, तुम ही हो न इंटर्न लिस्ट टॉपर? हाँ शायद, मैंने ड्राई टोन में कहा। वो हंसी और कहा, शायद, चाहे जितना भी एरोगेंट बनो, तुम पॉपुलर हो। सिया चुप थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी मैंने पहली बार देखी। श्रुति ने सिया की तरफ देखकर कहा, हाय, मैं श्रुति हूँ। सिया ने पोलाइट मुस्कान दी और कहा, सिया। श्रुति ने प्लेफुल नजरों से कहा, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो, ग्रेट टीम वर्क। और उस एक सेंटेंस ने सिया के चेहरे का रंग बदल दिया, जैसे एक हल्की सी स्टिफनेस, एक पल की ठहराव। जैसे किसी ने उसके दिल के पुराने घाव पर नमक रख दिया हो। वो तुरंत बोली, मुझे मरीजों का राउंड लगाने जाना चाहिए। इतना कह के वो वहां से चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे बर्फ की तरह जम ही गया था। श्रुति ने मजाक में कहा, क्या बात कह दी मैंने, सेंसिटिव लग रही है। लेकिन मैं उसके मजाक पर ध्यान नहीं दे पाया। दिमाग सिर्फ एक बात सोच रहा था कि सिया किसी से डरती थी। और वो डर प्यार नहीं, दर्द था। शाम के राउंड्स चल रहे थे। हम फिर से आईसीयू में थे। सिया एक बच्चे के हाथ पर ड्रेसिंग कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, बहुत हल्के लेकिन ध्यान देने लायक। मैंने पूछा, सब कुछ ठीक है? उसने बड़ी मुश्किल से कहा, रेयांश, कुछ चीजें दोहराने लगती हैं तो इंसान डरने लगता है। मैं कंफ्यूज था, क्या दोहराया जा रहा है? उसने गहरी सांस ली और उसी पल मॉनिटर अलार्म बज पड़ा। कोड येलो सडन बी पी ड्रॉप। हम दोनों दौड़े और अगले 15 मिनट्स क्रिटिकल हैंडलिंग में चले गए। जब सब फाइनली ठीक हुआ, सिया पीछे हट गई और दीवार से टिककर आंखें बंद कर ली। ऐसा लगा जैसे वो टूटने से खुद को रोक रही हो। मैं उसके पास गया और कहा, सिया, तुम अकेली नहीं हो। उसने आंखें खोलीं, उनमें दर्द इतना था कि जैसे सांस लेना भी चुभ रहा हो। वो धीमे से बोली, रेयांश प्लीज, मुझे समझने की कोशिश मत करो। मैं किसी को फिर से अपने करीब नहीं आने दे सकती। और ये बोलकर वो वहां से चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने दिल पर बर्फ रख दी हो। उसकी हर बात, हर नज़र, हर खामोशी चीख चीख कर कह रही थी कि उसके अंदर एक बड़ी आग जल रही है और मैं शायद उस आग में कदम रखने वाला बेवकूफ़ बन रहा हूँ। फिर भी उस रात मैंने खुद से झूठ बोला, मैं उसे सिर्फ समझना चाहता हूँ, प्यार नहीं। लेकिन मेरा दिल हंस रहा था, क्योंकि उसे सच पता था कि मैं डूब चुका था। आईसीयू की शिफ्ट खत्म होते होते रात के 9:45 हो चुके थे। थकान पूरे शरीर में फैल गई थी, लेकिन मन में एक बेचैनी थी जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। सिया का आखिरी वाक्य अब भी कानों में गूंज रहा था, मैं किसी को फिर से अपने करीब नहीं आने दे सकती, फिर से। इस शब्द ने मेरे अंदर कई सवाल जगा दिए थे। वो किससे जल चुकी थी? कौन था जिसने उसे इतना तोड़ दिया कि अब वो किसी पर भरोसा करने से डरती है? हॉस्पिटल का कॉरिडोर रात को लगभग खाली हो जाता है। लंबी सफ़ेद ट्यूबलाइटें और डिसइंफेक्टेंट की गंध उस जगह को और ठंडा बना देती हैं। मैं वाटर कूलर की तरफ जा ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आए, डॉक्टर साहब, क्या हम चाय पीने चलें? मैं मुड़ा तो देखा उधर कुणाल था, हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ। चाय, मैंने कहा, शायद बातचीत से दिमाग थोड़ा हल्का हो जाए। हम दोनों बाहर चाय की दुकान तक आए। डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल के सामने देर रात की चाय एक थेरेपी के समान होती है। हर एक सिप दिन का बोझ थोड़ा कम कर देती है। कुणाल ने स्मोक स्टिक जलाई और बोला, भाई, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? सुबह से तू साइलेंट मोड पे है। मैंने कप घुमाते हुए कहा, सिया के बारे में सोच रहा हूँ। कुणाल की आंखें चमक उठी, आहा, लव स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड। मैंने सिर हिलाया, लव स्टोरी नहीं। बस उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो चुप गया। जब उसने बोला कि वो किसी को करीब नहीं आने दे सकती तो लगा जैसे वो दर्द से भाग नहीं बल्कि लड़ रही हो। कुणाल थोड़ा सीरियस हुआ,
रेयांश, कभी कभी लोग अपनी वजह नहीं बताते। उनके अंदर इतना गिल्ट होता है कि कोई सुन भी ले तो भी वो खुद को माफ नहीं कर पाते। उसकी बात सुनकर अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे उसने मेरे दिल के अंदर कोई बंद कमरा खोल दिया हो। मैंने कहा, शायद तू ठीक कह रहा है, बस पता नहीं क्यों मुझे उससे बात करनी है। कुणाल ने मुस्कुराकर कहा, तो करना, मतलब जबर नहीं करनी, बस बी विद हर। प्यार जोर से नहीं, खामोशी से आता है। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा पड़ा। हम बात कर ही रहे थे कि अचानक एक चमकीली आवाज आई, हेलो डॉक्टर्स। श्रुति हाथ में कॉफी कप लिए खड़ी थी, चेहरे पर वही कॉन्फिडेंट चमक, जैसे दुनिया उसे देखकर ही घूम रही हो। उसने कहा, कुणाल, रेडी फॉर गोवा नेक्स्ट वीकेंड। कुणाल ऑकवर्ड हो गया, श्रुति अभी देखते हैं। श्रुति हंसी और कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है इमोशन में मत फंस। उसने प्लेफुल विंक किया, फिर उसने मेरी तरफ देखा, रेयांश, यू लुक थॉटफुल, प्रॉब्लम या लव? मैंने फ्लैट आवाज में कहा, कुछ भी नहीं। उसने हाथ हिलाया और कहा, रिलैक्स, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन मैं नोटिस कर रहा था, जब भी श्रुति मेरे आसपास होती, सिया के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी आ जाती थी, और जब सिया ने आज उसे देखकर तुरंत दूरी बनाई तो मेरे अंदर एक सवाल और गहरा हो गया, क्या श्रुति और सिया के बीच कोई पुरानी कहानी छिपी है? कुछ देर में हम सब वापस अंदर आए। आईसीयू के पास पहुंचते ही मैंने सिया को देखा। वो अकेले खिड़की के पास खड़ी थी, हाथों में दस्ताने, आंखें बाहर अंधेरे में खोई हुई। उसकी पीठ हल्की झुकी हुई थी, जैसे किसी ने उसके कंधों पर बहुत बड़ा बोझ रख दिया हो। मैं उसके पास धीरे से गया और बोला, सिया? उसने धीरे से सिर घुमाया। मैंने पूछा, तुम ठीक तो हो? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, रेयांश, तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। मैं थोड़ा हैरान हुआ, कौन सी आदत? उसने कहा, हर बात फील करने की, हर चीज को दिल से लेने की, किसी की आंखों में उतर जाने की। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, डर था। मैंने गहरी सांस ली, और तुम्हारी आदत क्या है? वो हल्का मुस्कुराई और कहा, दिल को बंद कर रखना। मैं उसके और करीब खड़ा हो गया, तुम कब तक बंद रखोगी? उसने मेरी आंखों में देखा और कुछ पल वो नजरें हटाना भूल गई, फिर बोली, जब तक कोई कारण न मिल जाए खोलने का। और ये कहते समय उसकी आवाज बहुत धीमी, बहुत असुरक्षित थी। मैंने महसूस किया वो हाथ जो बांध कर रखे थे, कांप रहे थे। हम दोनों कुछ देर बिना बोले खड़े रहे। हॉस्पिटल की मशीनों की बीपिंग, ग्लास पैनल्स पर पड़ती स्ट्रीट लाइट और हमारी सांसों की आवाज, सब मिलकर जैसे एक फिल्म सीन बना रहे थे। मैंने धीरे से कहा, सिया, अगर कभी किसी वजह की जरूरत हो तो मैं हूं। उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे मेरी बात ने उसका दिल चोट दिया हो, और फिर वो धीरे से बोली, रेयांश, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मैंने पूछा, क्यों? उसने सिर्फ एक शब्द कहा, क्योंकि भरोसा तोड़ता है। वो पल ऐसा था जैसे दिल में ठंडा पानी गिर जाए। मैं कुछ बोल पाता, उससे पहले उसके कलाई पर ग्लव्स हटाते समय मेरी नज़र पड़ी, एक हल्का जलने का निशान। वह निशान पुराना था लेकिन गहरा भी था। मैं फ्रीज हो गया। वो बिल्कुल धीमी आवाज में बोली, डोंट आस्क प्लीज। और मैं समझ गया कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो छूने से भी दर्द देते हैं। ठीक उसी समय आईसीयू का अलार्म बजा। अनाउंसमेंट आया, इमरजेंसी अराइवल, एक्सीडेंट केस, नीड आईसीयू इमीडिएटली। हम दोनों दौड़ पड़े, लेकिन दौड़ते वक्त मैंने एक चीज महसूस की, सिया की आवाज, उसमें घबराहट थी, जैसे एक्सीडेंट शब्द ने उसके अंदर कोई पुराना घाव जगा दिया हो। और जैसे ही स्ट्रेचर अंदर आया, सिया के कदम रुक गए, उसकी आंखें शौक में चौड़ी हो गईं। भी वो कांपती आवाज में बोली, नहीं, फिर से नहीं। और उसकी सांसें तेज होने लगीं। मैंने उसे पकड़ लिया। सिया, सांस लो, मेरी तरफ देखो, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो कांप रही थी और कह रही थी, रेयांश, मैं नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। और उस पल मैंने समझा कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा तूफान दफन है। कुछ बहुत बड़ा हुआ है और वो अकेले लड़ रही है, और शायद किस्मत चाहती थी कि अब मैं उस लड़ाई का हिस्सा बनूं। पैनिक अटैक इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ता है। और जब मैंने सिया को आईसीयू के एंट्रेंस पर कांपते हुए देखा, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से हवा खींच ली। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, और उसके हाथ सीने पर कस गए थे, जैसे अंदर कुछ उसे जकड़ रहा हो। मैंने उसके कंधों को पकड़कर धीरे से झटका और कहा, सिया, मुझे देखो। उसकी आंखें डर से फैल चुकी थीं, जैसे वो किसी ऐसे अतीत को देख रही हो जो उसे निगल रहा हो। मैंने उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामा,
उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला, सिया, ब्रीथ, मैं यहीं हूँ, यू आर सेफ। वो कांपती हुई मेरी आंखों में देखने लगी, कमजोर, टूटती हुई, जैसे कोई बच्चा भयंकर तूफान में सहारा ढूंढता है। मैंने उसकी सांसों की गति मैच कराई, धीरे, लगातार, अंदर बाहर। कुछ देर बाद उसकी धड़कन थोड़ी संभलने लगी। वो अपने आप को संभालते हुए नीचे जमीन पर बैठ गई, पीठ दीवार से टिकाकर और सिर घुटनों पर रखकर रोने लगी, और उसकी वो रोने की आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने अंदर जमा सब दर्द एक साथ खोल दिया हो। मैं उसके बगल में चुपचाप बैठ गया। कभी कभी शब्द किसी मदद से छोटे पड़ जाते हैं, और उस समय मेरे शब्द बेकार थे, मेरा साथ जरूरी था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, आई हेट दिस, रेयांश, मुझे कमजोर होने से नफरत है। मैंने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर आंसू सूख रहे थे पर आंखें अब भी लाल थीं। मैंने कहा, कमजोरी रोने से नहीं आती सिया, कमजोरी तब होती है जब इंसान महसूस करना छोड़ दे, और तुम अभी भी महसूस कर सकती हो, इसका मतलब तुम जिंदा हो। वो हंसी और कहा, जिंदा? कभी कभी लगता है मैं सिर्फ सांस ले रही हूँ, जिंदा नहीं हूँ। उसका यह वाक्य मेरे दिल में हथौड़ा बनकर उतरा। उस पल मेरा दिल चाहता था कि मैं उसका सारा दर्द अपने अंदर खींच लूं, क्योंकि वो इतनी मजबूत लगती थी कि दुनिया उसे कभी टूटते नहीं देखती, लेकिन आज वो हर सांस के साथ टूट रही थी। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे उसके होठों ने शब्द ढूंढे, एक्सीडेंट, आई फ्रीज व्हेन आई सी एक्सीडेंट केस, आई कांट। उसकी आंखों में फिर डर भर आया, जैसे कोई याद उसे अंदर से काट रही हो। मैंने धीरे से पूछा, एक्सीडेंट में तुम किसी को खो चुकी हो? उसने सिर झुका लिया, हाथों की उंगलियां कस गईं, फिर सिर्फ दो शब्द निकले, एक से ज्यादा। और मैं समझ गया, ये सिर्फ ट्रॉमा नहीं था, यह विनाश था। उसने आगे कहा, रेयांश, मैं किसी के करीब नहीं आ सकती, मैं सब खो चुकी हूँ, जो जितना पास आता है उतना ही दूर चला जाता है। मैंने गहरी आवाज में कहा, मैं नहीं जाऊंगा। उसने मेरी आंखों में सीधा देखा, उस नज़र में इतनी चुभन थी कि जैसे उसने लाखों बार यह वाक्य सुना हो और हर बार खो दिया हो। सब यही कहते हैं, वो फुसफुसाई। वो मुड़ी और उठकर जाने लगी, जैसे भागना ही उसके जीने का तरीका था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसने पलटकर देखा, उसकी आंखें गुस्से और दर्द दोनों से भर गईं, और कहा, मुझे जाने दो, रेयांश। मैंने शांति से कहा, नहीं। वो एक पल को रुकी, जैसे मेरे शब्दों ने उसे झकझोर दिया हो। फिर धीरे धीरे वो वापस बैठ गई और मैंने उसका हाथ छोड़ दिया, क्योंकि भरोसा बल से नहीं, स्पेस से आता है। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने कहा, तुम मुझे समझना क्यों चाहते हो? मैंने उसके बालों से उड़ती एक लट उसके कान के पीछे की और बोला, क्योंकि तुम्हारी आंखों में दर्द से ज्यादा सच है, और मुझे तुम्हारे सच का डर है, तुमसे नहीं। पहली बार उसकी आंखों में आंसू दिखाई दिए जो गिरने की हिम्मत कर रहे थे। ठीक उसी समय पीछे से हिलस की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, श्रुति, हाथ बांधे, एक्सप्रेशन। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो यहाँ क्या हो रहा है? मेरे कुछ भी कहने से पहले सिया खड़ी हो गई, आंखों से आंसू पोंछे और मास्क पहन लिया। फिर वो बोली, बैकअप चाहिए आईसीयू में, मरीज स्टेबल नहीं है। श्रुति ने हल्की मुस्कान से मुझे देखा, लेकिन उसकी आंखें शार्प थीं, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। उसके जाने पर मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। किस्मत की हल्की आवाज रात के आखिर में जब सब शांत हुआ, मैं हॉस्पिटल गेट पर अकेला खड़ा आसमान देख रहा था। ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी, और मेरे दिल का एक हिस्सा भारी था, लेकिन एक हिस्सा अजीब तरह से जिंदा भी था। मैंने खुद से कहा, मैं सिया के दर्द का हिस्सा नहीं बनना चाहता, पर शायद मैं उसका सहारा बनना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये एक कसम है। और अंदर कहीं एक आवाज ने कहा, तुम गिर रहे हो, और मैं जानता था कि इस गिरावट में कोई सेफ्टी नेट भी नहीं होगा। कुछ रिश्ते शुरू होने से पहले ही टूटने का डर लिए होते हैं, और कुछ लोग इतने घायल होते हैं कि प्यार की एक छाया भी उन्हें डराने लगती है। सिया और मेरे बीच अभी नाम भी नहीं था किसी रिश्ते का, फिर भी आज सुबह उठते ही लगा जैसे कल रात की खामोशी ने हम दोनों के बीच कुछ दूरियां खींच दी हों। सुबह 7:30 बजे, हॉस्पिटल की तेज सफ़ेद रोशनी, कीटाणुनाशक की तीखी गंध और कदमों की आवाज़ आ रही थी। मैं हॉलवे में सिया को ढूंढ रहा था, शायद क्योंकि कल जो दिखा वो सिर्फ एक ब्रेकडाउन नहीं था, बल्कि वो भरोसे की पहली ईंट थी। मैंने उसे नर्स काउंटर के पास देखा, उसके गले में स्टेथोस्कोप, हाथ में रिपोर्ट्स और चेहरे पर वही मास्कर्ड प्रोफेशनलिज्म। लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग था, वो थी दूरी। मैंने धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग सिया। उसने बहुत हल्का सिर हिलाया और कहा, मॉर्निंग। दो शब्द और बस। आंखें मिलाने से भी बच रही थी, जैसे कल रात कुछ हुआ ही न हो।
जैसे मैं सिर्फ एक सहकर्मी था और कुछ भी नहीं। अवॉइडेंस राउंड शुरू हुए। डॉक्टर यश तेज आदेश दे रहे थे। हम सब एक एक मरीज की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन सिया हर बार मेरे आते ही खुद को दूसरी तरफ कर लेती। मैं प्रश्न पूछता तो सिर्फ एक शब्द का उत्तर मिलता। जितना भी मैं समझने की कोशिश करता, वो उतनी ही दूर धकेल देती। आखिर मैंने नरमी से कहा, सिया, क्या हम बात कर सकते हैं? वो निगाहें जमीन पर टिकाकर बोली, अभी हम ड्यूटी पर हैं, रेयांश। फोकस ऑन वर्क। उस टोन में नरमी भी थी और चेतावनी भी। मुझे लगा जैसे किसी ने सीने पर ठंडी तलवार रख दी हो। कुणाल के ऑब्जर्वेशन राउंड्स खत्म होने के बाद वह मेरे पास आया और पूछा, भाई सब ठीक है? आज दोनों तरफ साइलेंट मोड क्यों लग गया? मैंने गर्दन झुकाई और कहा, सिया मुझे अवॉइड कर रही है, पता नहीं क्यों। कुणाल ने मुझे छुआ और कहा, रेयांश तू इमोशनली बहुत जल्दी शामिल हो जाता है, थोड़ा स्पेस दे भाई, लोग अपनी गति से ठीक हो जाते हैं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन ये बहुत दर्द देता है। वो हंसते हुए बोला, बस यही तो प्यार का ट्रेलर है। इतने में लंच ब्रेक हो गया और मैं कैंटीन की तरफ चला गया। वहां पर मैं अकेला बैठा था तभी श्रुति सामने आकर बोली, बुरा न मानो तो मैं यहाँ बैठ जाऊं? मैंने बिना किसी इंटरेस्ट के कहा, हाँ क्यों नहीं। श्रुति ने कॉफी का सीप लगाया और बोली, तुम दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है, मैंने सही कहा ना? मैंने चौंक कर उसकी आंखों में देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अंधी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बीच चिंता देख सकती हूँ। मैं चुप रहा। श्रुति थोड़ा आगे झुककर बोली, ऐसी लड़कियों से सावधान ही रहो रेयांश, जो पहले से टूटी होती हैं, इन्हें चाहकर भी संभाल नहीं पाओगे। उसकी बात कानों पर हथौड़े की तरह पड़ी। मैं परेशान होकर बोला, तुम सिया को भी नहीं हो? श्रुति हंसी, शायद वो खुद को भी नहीं जानती थी। मेरे दिल में गुस्सा उबल पड़ा। मैंने कप उठाकर कहा, आई डोंट लाइक जजिंग पीपल विदाउट नोइंग देम, एक्सक्यूज मी। मैं वहां से उठकर चला गया, लेकिन उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, और सबसे बुरा ये था कि उन शब्दों में थोड़ा सा सच भी था। आईसीयू कॉरिडोर के बाहर सिया बालकनी से बाहर देखते हुए अकेली खड़ी थी, बाल हवा से थोड़े बिखरे, हाथ फोल्ड किए हुए, आंखों में वही भटकती बेचैनी। मैं उसके पास गया और बोला, सिया प्लीज मत भागो, बस हम दो बातें कर लेते हैं। वो धीरे से बोली, रेयांश, कल रात जो हुआ मुझे नहीं चाहिए कि वो दोबारा हो। मैंने बहुत कोशिश की खुद को संभालने की, मुझे नहीं चाहिए कि कोई मेरी कमजोर साइड देखे। मैंने दर्द से भरी आवाज में पूछा, क्यों? कमजोर होना कोई गुनाह है क्या? वो पल भटक कर मेरी तरफ देखती है और कहा, हाँ, जब उससे लोग दूर चले जाते हैं। मैंने हल्का सा कदम आगे बढ़ाया लेकिन वह हल्का सा पीछे हुई और तड़पते हुए कहा, अगर मैं खुद दूर रहूंगी तो शायद किसी के जाने का दर्द कम होगा। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन उसने रोने से खुद को रोक लिया। मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, सिया तुम मुझे दूर मत करो, अगर तुम गिरोगी तो मैं संभाल लूंगा। उसने आंखें बंद कर ली जैसे दिल ने एक घूंसा मारा हो। फिर उसने धीरे से कहा, रेयांश प्लीज, मेरे बारे में चिंता करना छोड़ दो। फिर एक लाइन जिसने मुझे तोड़ दिया, आई डोंट डिजर्व इट। इतना कहकर वो मुड़कर चली गई। इस बार सच में चली गई और मेरी दुनिया कुछ सेकंड में साइलेंट हो गई। कभी कभी सबसे दर्दनाक बात यह नहीं होती कि कोई हमें छोड़ जाता है, बल्कि सबसे दर्दनाक ये होता है कि हम उसे पकड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो खुद को गिरने ही नहीं देता। मैंने रेलिंग पकड़ी और आंखें बंद कर ली। दिल में जो भारीपन था वो चाकू जैसा लग रहा था। ये सब कुछ इतना दर्द क्यों दे रहा था? मैंने खुद से पूछा। दिल ने जवाब दिया, क्योंकि तुम गिर चुके हो। अचानक इंटरकॉम गूंजा, कोड ब्लू, रूम 204, इमीडिएट रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड। मैं दौड़ पड़ा। आईसीयू में अराजकता थी। एक मरीज बेहोश पड़ा था, बीपी क्रैश, नर्सेस घबराई हुई खड़ी थी और उस मलबे के बीच सिया खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, सांसें तेज, हाथ कांपते हुए। ट्रॉमा ट्रिगर फिर से एक्टिव हो गया था। मैं चिल्लाया, सिया मेरी तरफ देखो, पर इस बार उसने नहीं देखा। वो धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई, चेहरे पर दोनों हाथ रखकर, और एक टूटती आवाज निकली, मैं यह नहीं कर सकती। और यही थी हमारे रिश्ते में पहली बड़ी दरार। अराजकता हमेशा आवाजों से नहीं आती, कभी कभी एकदम खामोशी से भी दिल टूट जाता है। रूम नंबर 204 के बाहर सब भाग रहे थे। स्ट्रेचर की आवाजें, नर्सों की फास्ट कमांड, मशीनों की कठोर बीपिंग, ये सब इतना लाउड था कि दिमाग सुन न हो सके। लेकिन मेरे लिए वहां सिर्फ एक आवाज थी, सिया की टूटती सांसें। वो दीवार से टेक लगाए नीचे बैठी थी, जैसे जमीन ही उसका आखिरी सहारा हो।
उसके दोनों हाथ सिर पर, आंखें बंद, और उसकी सांसें नियंत्रण से बाहर, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन पर दबाव डाल रहा हो। मैं उसके पास बैठा और धीरे से कहा, सिया, क्या तुम मुझे सुन सकती हो मुझे? उसने सिर थोड़ा उठाया, आंखों में पानी और डर का मिश्रण था, और कहा, रेयांश, प्लीज, मुझे सांस नहीं आ रही है। वो लगभग फुसफुसा रही थी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। यह एक पैनिक अटैक है, कुछ नहीं होगा, तुम बस सांस लो। वो जोर से सिर हिलने लगी। नहीं, नहीं, ये अटैक नहीं, ये फिर से हो रहा है। सेम सिचुएशन, सेम स्मेल और सेम आवाज। मैंने पूछा, कौन सी सिचुएशन, सिया? किसकी याद आ रही है? आशा है कि वो छूटने नहीं देगी, पर उसने खुद को और कस लिया और कहा, पूछना बंद करो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वो खुद डर गई। मैं एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर धीरे से कहा, ठीक है, कुछ मत बताओ, बस मेरी आवाज सुनो। मैंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, मेरी तरफ देखो। कुछ पल के बाद उसने डर डर कर मेरी तरफ देखा। अब मेरे साथ सांस लो। मैंने गहरी लंबी सांस ली और उसे फॉलो करने को कहा, धीरे धीरे। कुछ मिनट तक बस हमारी सांसों की आवाज थी, मशीनों की बीपिंग और अराजकता से बिल्कुल उल्टी शांत लय। धीरे धीरे उसकी चेस्ट मूवमेंट नॉर्मल होने लगी, उंगलियां खुलने लगी और आंखें शांत होने लगी। वो आखिरकार काबू में आई, लेकिन पूरी तरह थकी हुई, जैसे किसी लंबी लड़ाई से गुजरी हो। उसने धीरे से कहा, सॉरी, मैं सबके सामने कमजोर हो गई। मैंने उसके माथे के पास हाथ रखकर कहा, तुम कमजोर नहीं हो। वो कुछ पल मुझे बस देखती रही, जैसे वो भरोसे और डर के बीच फंसी हो। फिर धीरे से बोली, रेयांश, तुम समझ नहीं पाओगे। मैंने हल्की मुस्कान से कहा, ट्राई मी। वो अपनी थकी आंखें बंद करके बोली, एक्सीडेंट्स मुझे पूरी तरह से तोड़ देते हैं। जब मशीनें बीप करती हैं, शरीर खून से भर जाता है, तो मुझे वो रात याद आ जाती है। मैंने धीरे से पूछा, कौन सी रात? वो कांप गई, जैसे उसके दूधिया सफेद दिल को किसी ने चीर दिया हो। द नाइट आई लॉस्ट। उसकी आवाज टूट गई, शब्द गले में अटक गए। उसने होंठ भींच लिए, जैसे वो खुद को बोलने से रोक रही हो। फिर अचानक उसने सिर घुमाया और आवाज ऊंची कर दी और कहा, बस, रेयांश, मैं बात नहीं करना चाहती। मुझे लग रहा था जैसे कोई दरवाजा खुलने ही वाला था, और उसी पल उसने उसे बंद कर दिया। मैंने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन कभी कभी दर्द बांटने से आधा हो जाता है। वो धीरे से खड़ी हुई, लेकिन पैरों में अभी भी कपकपी थी। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मेरा हाथ पकड़ लो। उसने एक पल मेरी आंखों में देखा और अपनी हथेली मेरी हथेली पर रख दी। उसके हाथ ठंडे थे, और मेरी हथेली में उसकी उंगलियां ऐसे कांप रही थीं जैसे वो गिरने और संभलने के बीच अटकी हो। कुछ कदम साथ चलते हुए वो बोली, रेयांश, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैंने नहीं रखी है। वो एक सेकंड रुकी, आंखें नम हुईं और बहुत धीरे से फुसफुसाईं, गुड, क्योंकि मैं जिसे भी छू लेती हूँ उसे तोड़ देती हूँ। और ये कहकर वो अपने ड्यूटी रूम की तरफ चली गई। मैं वहीं हॉलवे में खड़ा रह गया। मेरा दिल दो हिस्सों में टूट गया था। कुछ देर खामोशी थी, फिर मेरे अंदर एक बेहद शांत और स्पष्ट एहसास उठा कि सिया प्यार से नहीं डरती है, बल्कि वो खोने से डरती है। सबसे बुरा तो ये था कि वह पहले से ही यह मानती है कि वह प्यार पाने लायक नहीं है, और ऐसे इंसान को सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। इतना सोचते हुए मैं कैंटीन की ओर चला गया। मैं कैंटीन में बैठा कॉफी हिला रहा था, तभी श्रुति आई और कहा, हाय रेयांश, मैंने सुना तुमने सिया का पैनिक अटैक हैंडल कर लिया। उसके आवाज में जिज्ञासा से ज्यादा निर्णय था। मैंने ड्राई टोन में कहा, वह ठीक नहीं है, किसी ने मदद की होगी। श्रुति ने हैरानी से पूछा, किसी ने? सच में, या तुमने? मैं बिल्कुल शांत हो गया था, और उसने आगे कहा, रेयांश, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। सिया एक उलझे हुए अतीत को लेकर चलती है, और उलझे हुए लोग कभी किसी की जिंदगी सिंपल नहीं बनाते हैं। मैंने शांति से कहा, शायद उन्हें सिंपल लोगों की जरूरत नहीं, बस किसी की प्रेजेंस की जरूरत हो। श्रुति परेशानी से मुस्कुराई और कहा, तुम्हें पछतावा होगा। इतना कहकर वो वहां से चली गई, लेकिन उसकी बातों में जलन का तेज स्वाद था। शाम को आईसीयू कॉरिडोर के बाहर की ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं बाहर वेटिंग एरिया में खड़ा था। सिया बाहर आई, हाथ में बैग, बाल ढीले, आंखें शांत, जैसे तूफान गुजर गया हो। वो मेरे पास आई और नर्म आवाज में बोली, आज के लिए थैंक यू। दो शब्द, लेकिन इतने भारी कि दिल पिघल गया। मैंने कहा, कभी भी। जैसे ही मैं मुड़ने वाला था, उसने मुझे रोका और बोली, रेयांश। मैंने पलटकर उसकी आंखों में देखा। वो गहरी थी और उनमें एक बेहद कमजोर चमक थी।
फिर उसने कहा, मैं कोशिश करूंगी। वो रुक गई, शायद सोच रही थी कि बोलना चाहिए या नहीं। फिर बोली, तुमसे भागने की। मेरे होठों पर अनजाने में मुस्कान आई, मैं तुम्हारे पीछा नहीं करूंगा। और उसकी आंखों में चमक अगले ही पल पानी बनकर चमक उठी। सिया बहुत धीरे से फुसफुसाई, गुड नाइट रेयांश। मैंने नर्म आवाज में कहा, गुड नाइट सिया। और जब वो कॉरिडोर से मुड़ी तो उसका आखिरी लुक कुछ कह रहा था। कहीं न कहीं वो भी चाहती थी कि कोई उसे पकड़ ले। फिर मैं एग्जिट गेट की तरफ जा रहा था, तभी इंटरकॉम फिर गूंजा, इमरजेंसी एडमिशन, कार क्रैश, इमीडिएट सर्जिकल टीम रिक्वायर्ड। मैं दौड़ा, सिया दूसरी तरफ से दौड़ी और स्ट्रेचर पर जो मरीज था उसे देखकर सिया ठिठक गई। उसके होंठों से आवाज टूटी, ओह गॉड, फिर से नहीं। और उसकी आंखें शौक में फैल गईं, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और उसी पल समझा कि ये इमरजेंसी सिर्फ मेडिकल नहीं बल्कि पर्सनल थी। इमरजेंसी साइरेंस की आवाज़ पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी। कॉरिडोर की सफ़ेद दीवारों पर घूमती लाल इमरजेंसी लाइट ऐसा महसूस करा रही थी जैसे वक्त खुद दौड़ रहा हो। मैं स्ट्रेचर की तरफ भागा और सिया मेरे बिल्कुल पास थी। लेकिन जिस पल उसकी नज़र उस मरीज पर पड़ी, उसकी आंखों की पुतलियां एकदम से कुड़ गईं। स्ट्रेचर पर एक लड़का था, लगभग 23-24 साल का, चेहरा चोटों से भरा, खून उसके कपड़ों में रिस रहा था, और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट था, मेटल का, साधारण सा, जिस पर उकेरा हुआ नाम चमक रहा था, आरव। सिया जैसे पत्थर बन गई थी। उसके होंठ खुले रह गए, सांसें अटक गईं, और उसकी आंखों की नमी एक ही पल में कांच बन गई, जैसे दुनिया उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसने एक टूटती आवाज में कहा, आरव। और उस एक नाम में इतना दर्द था कि मेरी रीढ़ तक ठंड उतर गई। मैंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो बाहर की तरफ लड़खड़ाती हुई भाग गई, जैसे आईसीयू उसके लिए मृत्यु जाल हो। मैं उसके पीछे भागा, पर उसके कदम बहुत तेज थे, और आंखें धुंधली, जैसे वो रो भी नहीं पा रही थी। वो छत पर जाकर रुक गई। हवा तेज थी, रात काली, और सिया रेलिंग पकड़े हुए खड़ी थी, जैसे उसका शरीर अब उसका अपना नहीं था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, क्योंकि मुझे पता था कि आज उसे शब्द नहीं, स्पेस चाहिए। कुछ सेकंड वो बस हवा को घूरती रही, और फिर उसकी आवाज़ टूटी और कहा, रेयांश। वो आरव था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। वो सिर्फ कोई मरीज नहीं था, वो मेरी जिंदगी था। उसने आंखें बंद कर लीं, और एक गहरी सांस अंदर खींची, जैसे किसी आग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हो। हम 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में थे। सेम साइरेन, सेम स्मेल, सेम चाओस, और उसी रात मैंने उसे अपनी बाहों में मरते देखा। मेरी सांस रुक गई, दिमाग जम गया। वो आगे बोली, आवाज टूटी पर साफ थी। आरव मेरा मंगेतर था। ये सुनते ही मेरे दिल में एक भारी ईंट गिर गई। मैंने सिया को इससे पहले कभी इतने दर्द में नहीं देखा था। वो बोली, उसके हाथ में यही ब्रेसलेट था। मैंने खुद उसे यह पहनाया था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू आखिर गिरने लगे। वह जोर से और बेकाबू होकर रो रही थी और रोते हुए कहा, उस रात जब डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि वो जा चुका है और मैंने खुद पर दोष लगाया, मुझे लगा कि इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं शौक में था। इतना गहरा ट्रॉमा, इतनी अकेली लड़की, इतने सालों तक वो ये बोझ खुद उठाती रही। मैंने बहुत धीरे से पूछा, और तुमने सरवाइव कैसे किया? वो थोड़ा हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द की राख थी, और कहा, मैंने सरवाइव नहीं किया रेयांश, मेरी बस सांसें चल रही थी। उसके शब्द चाकू जैसे मेरे दिल में उतरे। अचानक उसका शरीर हिलने लगा, उसका कांपना काबू से बाहर हो गया, और वो घुटनों के बल नीचे बैठ गई। वो रो रही थी, खुलकर, जोर से, जैसे दर्द बाहर फट रहा हो और हवा में घुल रहा हो। मैं उसके पास घुटनों पर आया और बिना कुछ बोले उसे अपने सीने से लगा लिया। शायद वो मेरे कंधे पर रोना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक भी नहीं पाई। उसकी उंगलियां मेरी शर्ट में धंस गईं, जैसे वो गिरने से डर रही हो। फिर उसने कहा, मैंने वादा किया था रेयांश कि मैं किसी को खोने नहीं दूंगी, पर मैं हार गई। मैंने उसका सिर अपने हाथ में थामा और बहुत धीरे से कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। वो चीख कर बोली, मेरी ही गलती थी। अगर मैं कार चलाती, अगर मैं सिग्नल देख लेती, अगर मैं रोड क्रॉसिंग पे रुक जाती। उसके शब्द उसके खुद के गले को काट रहे थे। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, एंड सिया, जिस पास्ट को चेंज नहीं कर सकते उसके लिए खुद को सजा देना बंद करो। फिर वो रोते रोते फुसफुसाई, आरव का लास्ट शब्द था, सॉरी, वो मुझे छोड़कर चला गया और मुझे सजा दे गया। मैंने उसके गाल थामकर उसे सीधे देखा और कहा, उसने तुम्हें नहीं छोड़ा है। और वो पूरी तरह टूटकर मेरे कंधे पर गिर पड़ी।
उस रात सिया पहली बार पूरी तरह टूटी और मैंने पहली बार महसूस किया कि किसी टूटे हुए इंसान को संभालना सबसे साहसी काम होता है। जब मैं उसे थामे बैठा था, हवा ठंडी थी पर मेरी हथेलियां गर्म, जैसे मैं उसे गिरने से रोक रहा था। मैं खुद से पूछ रहा था, क्या मैं उसे ठीक कर सकता हूँ और क्या वो कभी मुझे अंदर आने देगी? दिल ने फुसफुसाया, तुम पहले ही अंदर आ चुके हो। और मैं जानता था कि इस सफ़र में दर्द भी होगा, खून भी, आंसू भी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि जो इंसान टूटने के बाद भी दूसरों को बचाने की कोशिश करे उनका दिल दुनिया का सबसे पवित्र होता है। और सिया वो खुद नहीं जानती, पर वो ऐसी ही है। हवा में रात की नमी थी और सिया की सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। उसने आखिर अपनी आंखें खोली और टूटी हुई आवाज में कहा, रेयांश, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि तुम अकेले रोना डिजर्व नहीं करती। उसकी आंखें फिर भर आईं, लेकिन इस बार आंसू डर के नहीं, शायद आशा के थे। वो अचानक उठी, मुझे देखा और बहुत धीरे से बोली, थैंक यू। बस 2 शब्द, लेकिन उनमें दुनिया समा सकती थी। वो वापस अंदर चली गई और मैं टेरेस पर अकेला खड़ा रहा। मैंने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाया, वो भाग्यशाली था जिसे तुम्हारे द्वारा इतना प्यार मिला, सिया। और हवा ने जैसे जवाब दिया, अब तुम्हारी बारी है लड़ने की, रेयांश। उस रात की हवा अभी भी मेरे सीने में अटकी हुई थी। सिया के आंसुओं की नमी मेरी शर्ट में सूख चुकी थी, लेकिन उसकी टूटती सांसों की आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। मैं टेरेस से नीचे उतर रहा था, पैर भारी थे, दिल उलझा हुआ, और दिमाग बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूँ? हॉस्पिटल का कॉरिडोर रात की रोशनी में खाली और शांत था। 1-2 नर्सें थककर बैठी थीं, मॉनिटर मशीनों की बीप धीमी थी, मानो अस्पताल भी सांस ले रहा हो। मैं लिफ्ट के पास पहुंचा ही था कि पीछे कदमों की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो वहां श्रुति खड़ी थी, जैसे उसकी आंखों में चुभन थी। फिर वो ठंडी आवाज में बोली, इम्प्रेसिव सीन था टेरेस पर। उसके शब्दों में सरकास्म इतना था कि वो हवा काट सकता था। मैंने परेशानी छुपाते हुए कहा, उस वक्त ड्रामा का टाइम नहीं था, श्रुति। वो आगे आई और मेरी आंखों में देखती हुई बोली, तुम उसके लिए गिर रहे हो, रेयांश। मैंने एक पल सोचा कि मना कर दूं, लेकिन झूठ मुझसे कभी बोला नहीं गया। फिर मैंने कहा, शायद। श्रुति हंस पड़ी, जो कि बहुत तेज और कड़वी सी हंसी थी, और कहा, तुम पागल हो। सिया एक टूटी हुई लड़की है और तुम उसे फिक्स करने चले हो। वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मैंने शांत आवाज में कहा, ब्रोकन होना अपराध नहीं है, श्रुति। वो एक कदम और करीब आई और धीमी लेकिन जहर से भरी हुई आवाज में कहा, तुम समझते हो न कि तुम हीरो हो, मगर तुम गलत हो। तुम उसे बचाने नहीं बल्कि खुद को बर्बाद करने जा रहे हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उस इंसान को जो सबसे ज्यादा अकेला है, अवॉइड करने के बजाय बर्बाद होते हुए उसे संभालना ज्यादा सही है। श्रुति स्तब्ध होकर खड़ी रह गई। फिर उसने धीमी फुसफुसाहट में कहा, तुम्हें आइडिया भी नहीं सिया किस दौर से गुजरी है। वो सिर्फ एक हॉट ब्रेक नहीं था, बल्कि वो एक आपदा थी। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने सांस खींची और पूछा, तुम्हें कैसे पता? श्रुति रुकी, उसकी आंखों में दोष और हेसिटेशन दोनों थे। फिर उसने कोल्ड टोन में कहा, आस्क सिया। और बिना दूसरा शब्द बोले वो चली गई। सपाट हील्स की आवाज कॉरिडोर में गूंजती रही और मेरे अंदर सवालों का तूफान उठा गई। मैं वही मेटल बेंच पर बैठ गया, सिर झुकाकर, हाथ आपस में बांधकर, जैसे हवा भी भारी हो गई हो। कुछ देर बाद कुणाल आया, चिप्स का पैकेट हाथ में लिए, हमेशा की तरह कैजुअल होकर पूछा, भाई, यहाँ अकेला हीरो स्टाइल में दुखी होकर क्यों बैठा है? मैंने वीक सी मुस्कान दी और कहा, बहुत उलझी हुई और मुश्किल रात है ये। कुणाल मेरे पास बैठ गया और पहली बार सीरियस टोन में कहा, तू सिया के आसपास अलग सा हो जाता है और ये बात मुझे डराती है। मैंने गहरी आवाज में कहा, मैं उसे हट नहीं होने दूंगा। कुणाल ने लॉन्ग पॉज के बाद कहा, रेयांश, कभी कभी हम किसी को बचाते हुए खुद को डुबा लेते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, और कभी कभी किसी को बचाना खुद को बचाने जैसा होता है। वो समझ गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, बस एक बात याद रख, खुद को कभी मत खोना। मैंने सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं खोऊंगा, पर दिल अंदर से फुसफुसा रहा था, पहले से ही खो रहे हो। अगली सुबह 7:10 पर, हॉस्पिटल, तेज रोशनी, अंदर वही अस्थिरता, पर मेरे दिल में अजीब सी खामोशी थी। मैंने सिया को आईसीयू के प्रवेश पर देखा, बाल बांधे हुए, आंखें लाल, जैसे वो रात भर सोई ही न हो। मैं धीरे से उसके पास गया और कहा, सिया।
उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब मिश्रण था, जैसे दोष, एम्ब्रेसमेंट और दूरी। फिर उसने कहा, कल रात के लिए सॉरी। मैंने सिर हिलाया और कहा, सॉरी मत बोलो, तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी टूट जाता। वो बहुत धीमे बोली, मैंने तुम्हें अपने झंझट में खींचा और मैं नहीं चाहती कोई भी मेरे पास्ट की वजह से परेशान हो। मैंने गहरी आवाज में कहा, सिया, मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ, पर तुम गिरोगी तो मैं पकड़ लूंगा, इसलिए नहीं कि तुम्हें मदद चाहिए बल्कि इसलिए क्योंकि मैं मदद करना चाहता हूँ। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन अगले ही सेकंड उसने खुद को पीछे खींच लिया और कहा, प्लीज रेयांश, ऐसा मत करो, मुझमें फिर से किसी को खोने की हिम्मत नहीं है। मैंने बहुत धीरे कहा, और मैं तुम्हें खोने भी नहीं दूंगा। वो टूट गई, लेकिन शब्दों में नहीं, आंखों की खामोशी में। फिर वो फुसफुसाहट में बोली, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। और वो मुड़कर चली गई। उसके कदमों की आवाज़ कॉरिडोर में गूंजती रही और हर कदम मेरे दिल पर चोट कर रहा था। मैं खड़ा रह गया, स्टेथोस्कोप हाथ में, दिल भारी, और एक एहसास मेरे अंदर उतरता हुआ कि वो मुझे दूर नहीं धकेल रही है, वो मुझे अपने दर्द से बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं भागने वाला नहीं था। प्यार कभी डर से नहीं जीता जाता, प्यार इंतज़ार भी करता है और लड़ता भी है। मैंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं यही हूँ, सिया। कभी कभी कोई आवाज़ दिल में इतनी गहराई से उतर जाती है कि उसके बाद दुनिया की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। सिया के शब्द, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, मेरे अंदर बर्फ की तरह जम चुके थे। मैं आईसीयू की शीशे वाली दीवार से मरीजों को देख रहा था, लेकिन असल में मैं खुद को देख रहा था, अकेला, बेबस और खोया हुआ। सिया कहीं दिख नहीं रही थी, शायद अवॉइड कर रही थी, और जितना वो दूर जाती उतना ही मैं उसके और करीब महसूस करता। क्या इत्तेफाक अजीब चीज़ है, जिससे हम भागते हैं वो हमें बार बार वहीं खींच लाता है। कुणाल दौड़ता हुआ आया और कहा, रेयांश जल्दी आओ, केस क्रिटिकल है, मल्टी ऑर्गन इंजरी है, डॉक्टर यश ने स्पेसिफिकली तुम दोनों को बुलाया है। मेरे सीने में अचानक भारीपन हुआ। तुम दोनों, मतलब सिया भी वहां होगी। हम दोनों आईसीयू के अंदर पहुंचे। मरीजों की मशीनें आवाज कर रही थीं, नर्सें घबराहट में दौड़ रही थीं, ब्लड बैग्स, ट्यूबस, सर्जिकल किट, सब एक रणभूमि जैसा। और बीच में सिया, फेस मास्क पहने, बाल बंधे हुए, उसकी आंखों में वही डर, वही युद्ध। डॉक्टर यश ने कमांड दी, रेयांश, वेंटिलेटर लाइंस चेक। सिया, स्टेबलाइज बीपी, नो मिस्टेक्स। हम दोनों साइड बाय साइड खड़े थे, पर हमारी आंखें तक नहीं मिली, जैसे दो लोग एक ही कमरे में हों पर दो अलग अलग दुनियाओं में जी रहे हों। केस इंटेंस था, मरीज का बीपी तेजी से गिर रहा था। सिया ने सिरिंज उठाई, पर उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, बहुत हल्के। लेकिन मैंने नोटिस किया, उससे पहले कि सिया इंजेक्शन दे पाती, श्रुति तेजी से आई और बोली, मैं हैंडल कर लूंगी, सिया अभी कुछ ठीक नहीं है। उसके टोन में कंसर्न कम, बेइज्जती ज्यादा थी। मैं कुछ कहता कि इससे पहले सिया ने शांत आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ। श्रुति हंसी, सच में? क्योंकि पिछली रात तो नहीं थी। वो पल सुई से भी ज्यादा तीखी चुभन थी। सिया के एक्सप्रेशन चटक कर बिखर गए, एक पल को दर्द साफ दिखा। मैंने तेज आवाज में कहा, श्रुति, बस बहुत हुआ। उसने मेरी तरफ देखा और आंखें सिकुड़कर बोली, तुम इसे इतना ज्यादा क्यों बचा रहे हो? मेरा जवाब शांत था पर हर शब्द स्टील, क्योंकि वो डिजर्व करती है और तुम्हारा ईगो नहीं। कमरा एक पल को साइलेंट हो गया। डॉक्टर यश ने बीच में कहा, फोकस ऑन पेशेंट, नोट पर्सनल ड्रामा। हम वापस काम पर लग गए, लेकिन हवा में टेंशन नाइफ की तरह तैर रही थी। मरीज का बीपी स्टेबल करने के लिए दोनों को सही से काम करना था। मशीनें तेजी से बीप कर रही थीं, नस काउंट बोल रही थी, 3, 2, 1। मैंने सिया की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, गिव मी सक्शन। कुछ पल हेसिटेशन, फिर उसने टूल मेरे हाथ में दिया। हम दोनों ने एक ही समय पर प्रेशर स्टेबल किया, जैसे दो लोग जो टूटकर भी एक दूसरे के ताल को पहचानते हों। केस सफल हुआ, मरीज स्टेबल हो गया, लेकिन कमरे में सिर्फ एक चीज जोर से गूंज रही थी, हम दोनों की चुप्पी। केस खत्म होने के बाद सिया बाहर चली गई, जल्दी, तेजी से, बिना पलटे। मैं पीछे गया। कॉरिडोर में देर रात की हल्की रोशनी थी, परछाई लंबी और भारी। सिया, मेरी आवाज टूट गई थी। वो रुकी नहीं, लेकिन मैंने फिर कहा, प्लीज रुक जाओ। वो धीरे धीरे मुड़ी, उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जैसे उसका दिल अभी भी खून बहा रहा हो। मैंने धीरे कहा, तुम्हें किसी के कंधे की जरूरत है और तुम मुझे चीप जैसा ट्रीट कर रही हो। उसके चेहरे पर चोट जैसा एक्सप्रेशन आया। वो फुसफुसाई, रेयांश, मैं डरी हुई हूँ। मैंने आगे कदम बढ़ाया, मैं भी।
उसकी आंखें कांपीं, पहली बार उसे लगा शायद मैं भी टूटा हूँ। मैंने कहा, तुम सोचती हो मैं स्ट्रांग हूँ सिया, मैं भी टूटा हूँ। उसने सांस रोकी और बोली, तुम, क्यों? मैंने आंखें बंद कर ली, कुछ यादें घाव की तरह चुभी जैसे तेज चाक से उकेरी गई हों। मेरी आवाज़ धीमी, लगभग फुसफुसाहट, क्योंकि मैं भी किसी को खो चुका हूँ। वो एक पल को जमी की जमी रह गई। मेरी आंखों में सीधा देखते हुए उसने कहा, कौन? मैं जवाब देने वाला था, पर तभी जोर की आवाज़ हॉलवे में गूंज उठी, क्रैश। ग्लास गिरा, लोगों की चीख। यह एक नई इमरजेंसी थी। नर्स दौड़ते हुए आई और कहा, कोड रेड मेजर एक्सीडेंट केस आ रहा है, मल्टीपल विक्टिम्स, सभी डॉक्टर्स रिपोर्ट करो। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उस एक नज़र में घबराहट, जरूरत और कुछ अनकहा था। मैंने कहा, ये बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। वो धीरे से बोली, मैं जानती हूँ। फिर हम दोनों दौड़ पड़े, एक बार फिर रणभूमि की तरफ, लेकिन इस बार हम दोनों सिर्फ किसी दूसरे की जान बचाने नहीं जा रहे थे, बल्कि हम खुद को भी बचाने भाग रहे थे। अभी भी कानों में गूंज रही थी। आईसीयू की तरफ दौड़ते हुए मेरे कदम भारी थे, शायद इसलिए नहीं कि सामने कोई क्रिटिकल केस था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके ठीक पहले सिया की आंखों में जो डर मैंने देखा था, उसने मेरे अंदर कुछ झकझोर दिया था। हम दोनों तेजी से आईसीयू में पहुंचे। मशीन अलार्म्स, ऑक्सीजन सिलेंडर का शोर, क्रिटिकल वाइट लिस्ट की तेज बीपिंग। हर आवाज जैसे हॉट बीट चीर रहा था। मल्टीपल एक्सीडेंट विक्टिम लाए गए थे, खून, टूटे चेहरों पर दर्द और डॉक्टर्स की घबराई हुई कमांड्स। डॉक्टर, यश की आवाज गूंजी, सब ध्यान दो। हमारे पास टाइम नहीं है। रेयांश, एयरवे मैनेज करो, सिया, स्टॉट फ्लूड रिसर्जेंस। आज कोई गलती नहीं। मैंने सिया की तरफ देखा, उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, पर वो खुद को स्टेडी दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, जैसे एक टूटा हुआ योद्धा रणभूमि पर कवच ठीक कर रहा हो। उसके हाथ कांप रहे थे, बहुत हल्के, पर मेरी नज़र से बच नहीं पाए। मैंने कुछ भी नहीं कहा, पर धीरे से एक कदम उसके करीब खड़ा हो गया, बस इतना कि अगर वह गिरने लगे तो मैं पकड़ सकूं। मरीज जवान था, उसकी छाती कुचली हुई थी, पसलियां टूटी हुई और उथली सी सांस ले रहा था। नर्सेस काउंटिंग कर रही थी, पल्स कमजोर, बीपी गिर रहा था। मैंने कमांड दी, वेंटिलेटर रेडी। सिया नीडल पकड़ने लगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसका हाथ साफ रूप से कांप रहा था। वो काबू करने की कोशिश कर रही थी, पर पास्ट ट्रॉमा उसके हाथों से लड़ रहा था। श्रुति पीछे से आई और ठंडी टोन में बोली, हट जाओ सिया, मैं कर दूंगी। उसके शब्द सुई से भी तेज लगे। सिया ने कुछ सेकंड कुछ नहीं कहा, आंखें नीचे, कंधे सिकुड़े हुए जैसे किसी ने उसके भीतर की आखिरी ताकत खींच ली हो। मैंने तुरंत कहा, नहीं, सिया ये संभाल सकती है। श्रुति ने ताना मारा, सच में क्या? वो तो ऐसा लग रहा है जैसे फिर से बेहोश होने वाली हो। सिया की पलकें झटकी, दर्द साफ था। मेरा खून खौल उठा। मैं शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज स्टील जैसी बन गई और कहा, श्रुति, यह आईसीयू है ना कि गॉसिप लॉन्ज, हट जाओ। डॉक्टर यश ने गहरी आवाज में कहा, एंड सब अपनी जगह पर वापस जाओ। सबकी आंखें सिया पर थीं। ये दाब किसी पहाड़ जैसा था, और तभी मरीज की हॉट बीट खतरनाक तरीके से नीचे गिरने लगी। बीपी 50/20, ही इज क्रैशिंग। उस पल सिया के अंदर कुछ बदल गया। वो अचानक से जैसे जम गई, जैसे मौत को चुनौती दे रही हो। उसने सिरिंज हाथ में लेकर कहा, एड्रीनलीन, एक मी, ग्रा, अभी। मैंने उसकी तरफ ट्यूब की और बोला, वी हैव गॉट दिस। उसने इंजेक्शन दबाया, और हम दोनों एक साथ मरीज पर झुक गए। सिया मॉनिटर्स पर आंखें गड़ाए हुए थी, और मैंने कंप्रेशन दबाया। 3, 2, 1, क्लियर। शॉक देना पड़ा। मरीज का शरीर उछला, सब शांत हो गया। फिर अचानक से मॉनिटर बीप करने लगा। एक स्थिर लय वापस आ गई। सबने राहत की सांस ली, पर उस युद्ध में सिर्फ एक जीत मुझे महसूस हुई। सिया ने खुद से एक लड़ाई जीती थी। केस स्थिर हुआ। नर्सें मरीज को शिफ्ट करने लगी। सिया पीछे हटकर दीवार से टिक गई, सांस भारी, आंखें फर्श पर, हाथ अब भी कांपते हुए। मैं धीरे से उसके पास गया और कहा, तुम शानदार थी। उसने सिर हिलाया और टूटती हुई आवाज में कहा, नहीं, तुमने बचाया, मैं तो लगभग टूट चुकी थी। मैंने नरमी से कहा, लगभग का मतलब टूटना नहीं होता। उसने पहली बार मेरी आंखों में लंबी देर तक देखा। उसकी आंखों में डर, दर्द और कुछ बहुत कमजोरी चमक रही थी, जैसे वो कह रही हो, प्लीज मुझे समझो, मैं कोशिश कर रही हूँ। फिर उसने धीरे कहा, मुझे दिखावा नहीं आता, रेयांश, मैं स्ट्रांग बनने की एक्टिंग नहीं कर सकती हूँ। मैंने एक कदम आगे बढ़कर कहा,
मैं एक्टिंग नहीं चाहता, मैं तुम्हें वैसे ही चाहता हूँ जैसे तुम हो, टूटी हुई और डरी हुई, मगर असली। कुछ सेकंड सब शांत हो गया। नर्सों के कदमों की दूर से आती हुई आवाज़ आ रही थी और हम दोनों उस खामोशी में सांसें बांट रहे थे। फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने पूछा, तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? मैंने गहरी सांस ली। सच कहने का सही समय शायद कभी नहीं आता, पर दिल हमेशा अपनी टाइमिंग खुद चुन लेता है। फिर मैंने कहा, क्योंकि जब तुम टूटती हो मेरे अंदर कुछ मर जाता है। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन इस बार आंसू डर के नहीं बल्कि राहत के थे, जैसे उसने पहली बार महसूस किया हो, मुझे सेफ फील करने की अनुमति है। कुछ सेकंड वो बस मुझे घूरे जा रही थी, जैसे कि वो मेरी आत्मा को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, रेयांश, मैं अभी भी डरी हुई हूँ। मैंने कहा, मैं भी। वो कमजोर सी मुस्कान आई, वो मुस्कान जिसमें हजारों टूटी हुई रातें और एक छोटी सी उम्मीद थी, और उसी क्षण मुझे समझ आया कि हम दोनों अभी प्यार में नहीं थे, लेकिन एक दूसरे की खामोश उम्मीद बन चुके थे। अचानक हॉस्पिटल स्पीकर पर अनाउंसमेंट गूंजी, ऑल इमरजेंसी डॉक्टर्स टू ट्रॉमा बे, प्रायोरिटी केस आ रहा है। हम दोनों की नज़रें टकराईं, एक शॉर्ट नोड, एक शांत वादा कि हम साथ में लड़ेंगे। और हम फिर से दौड़ पड़े, रणभूमि में, जिंदगी और मौत के बीच, एक दूसरे के साथ, लेकिन इस बार दिलों के बीच की दूरी कम थी। इमरजेंसी कॉल की आवाज़ अभी भी कानों में गूंज रही थी। हम ट्रॉमा वे की तरफ दौड़ते जा रहे थे। स्ट्रेचर के टायरों की आवाज़, मेटल ट्रे की टक्कर, खून से सने बैंडेजेस, चिल्लाते हुए निर्देश, सब उथल पुथल तेज होती जा रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। शायद इसलिए कि पहली बार सिया मेरे साथ भाग रही थी, मुझसे भाग नहीं रही थी। उसके कदम तेज थे, पर इस बार घबराहट नहीं, दृढ़ निश्चय था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अब सर्वाइवल का स्पार्क था, और वो स्पार्क ही मेरी उम्मीद बन चुका था। ट्रॉमा वे में 2 एक्सीडेंट विक्टिम्स आए थे। एक लड़की का बाजू बुरी तरह से टूट चुका था, दूसरे आदमी की इंटरनल ब्लीडिंग बेकाबू। मशीनें लाउड चेतावनी की टोन दे रही थीं। एक नर्स घबराते हुए बोली, हम उन्हें खो रहे हैं। डॉक्टर यश, रेयांश, प्रिपेयर फॉर इमीडिएट इंट्यूबेशन। सिया, ब्लीडिंग कंट्रोल करो। कुणाल, विटलेस मॉनिटर करो। हम पोजीशन में खड़े हो गए। सिया मरीज की तरफ खड़ी थी, उसकी तेज सांसें ऑडिबल थीं, लेकिन इस बार उसके हाथ बिल्कुल स्थिर थे। मैंने उसके पास थोड़ी दूरी बनाकर काम शुरू किया, लेकिन आंखें हर कुछ सेकंड में उसकी तरफ जा रही थीं, जैसे सबकॉन्शियस माइंड उसे गिरते देखने से डर रहा हो। मरीज की पल्स लगभग गायब हो रही थी, बीपी 45/18, हार्ट रेट अनस्टेबल। सिया ने बिना हेसिटेशन क्लैंप उठाया, सक्शन, मोर लाइट हेयर। उसकी आवाज में अथॉरिटी थी, स्ट्रॉन्ग, नियंत्रित, और बिना डर के। हम दोनों एक लय में चल रहे थे, जैसे 2 सुर जो अलग अलग बजते हुए भी एक धुन बनाते हैं, और कुछ मिनट बाद, बीप बीप बीप, पल्स धीरे से नियंत्रित हो गई। रूम की हवा भारी थी और सिर्फ काम की आवाज़ों से गूंजने लगी। ट्रॉमा सेव्ड, लाइफ बच गई। मैंने सिया की तरफ देखा, उसकी आंखों में चमक थी, एक जीत की साफ चमक। उसने मास्क नीचे खींचा और धीरे से फुसफुसाई, थैंक गॉड। और उस पल वो पहली बार बहुत खूबसूरत लगी, क्योंकि वो जीत रही थी। केस खत्म हुआ। हम दोनों बाहर कॉरिडोर की चुप्पी में चले, जिंदगी जैसे थोड़ी धीमी हो गई थी। कुछ देर वो बिना बोले खड़ी रही, दीवार की तरफ झुककर, फिर धीरे से बोली, मैंने तो सोचा था, मैं फिर से जम जाऊंगी। मैं उसके पास आया और कहा, मगर तुम नहीं जमी और बहुत अच्छे से केस हैंडल किया। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन नजरें फर्श पर थीं। फिर कहा, तुम बिल्कुल सही थे, लगभग टूट जाने का मतलब टूट जाना नहीं होता। उसकी आवाज़ डर और हिम्मत का परफेक्ट मिश्रण थी। मैंने कहा, तुम सोचती हो तुम अकेली लड़ रही हो, पर अभी जो किया वो खुद को और दुनिया को साबित करने जैसा था। वो चुप रही, जैसे हर शब्द उसके अंदर उतर रहा हो। फिर वो मेरी तरफ धीरे से मुड़ी, धीमी सांस ली और बोली, रेयांश, अगर मैं फिर डर गई तो? मैंने कहा, तो मैं पकड़ लूंगा। वो चुप हो गई और कुछ देर बाद बोली, और अगर तुम गिर गए तो? मेरी आवाज़ बहुत धीरे निकली, तो वो पकड़ने की बारी तुम्हारी होगी। हम दोनों हंस पड़े, बहुत हल्की, बहुत कमजोर हंसी, लेकिन दिल की गर्माहट वाली। वो अचानक सीरियस हो गई, आंखें सीधी मेरी आंखों में, तेज, कुछ ढूंढती हुई और डरी हुई, और कहने लगी, रेयांश, तुम मुझे समझ क्यों रहे हो? मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? एक सेकंड के लिए सांस रुक गई। ये वो सवाल था जिससे मैं भी भाग रहा था। मैंने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वो बहुत जाना पहचाना है। उसकी आंखें हल्की फैल गईं, जैसे उसने एक सीक्रेट दरवाजा देख लिया हो।
फिर बोली, तुम हट हुए हो? मैंने आंखें बंद की और सोचने लगा। कई सालों से सील किया हुआ दर्द अंदर से खरोंचने लगा था। वह फिर फुसफुसाई, हाँ, कौन? मैंने उसकी आंखों में देखना चूज किया, भागना नहीं, और कहा, कोई था जिसे मैंने प्यार किया और फिर खो दिया। उसकी सांस अटक गई। वो एक कदम और करीब आई और पूछा, कौन था? मैं बोलने वाला था कि तभी पीछे से आवाज आई, रेयांश। मैंने पीछे देखा तो पाया उधर श्रुति खड़ी थी, आंखों में जलन, फ्रस्ट्रेशन लिए। फिर श्रुति मुझे घूरते हुए बोली, इंटरेस्टिंग, सीक्रेट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। सिया स्टिफ हो गई। मैं शांत रहना चाहता था मगर इरिटेशन तेज हो गया। फिर मैंने कहा, श्रुति, अभी नहीं। श्रुति हंसी और कहा, तुम दोनों समझते हो तुम्हें कोई समझ नहीं रहा, हॉस्पिटल में सब देख रहे हैं। उसकी आवाज अचानक क्रूल बन गई और कहने लगी, रेयांश, तुम भूल रहे हो सिया किस तरह की डिजास्टर मैग्नेट है। उसके आसपास के लोग हमेशा हट होते हैं। सिया की सांस रुक गई। उसके चेहरे पर वो शौक और दर्द जैसे किसी ने फ्रेश वाउंड पर तेज ब्लेड रख दिया हो। मैंने अपने कदम थोड़े आगे बढ़ाए और कहा, श्रुति, बस। लेकिन श्रुति रुकने वाली नहीं थी और फिर कहा, प्यार, सिंपैथी, हेरोइज्म सब ठीक है, लेकिन वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। सिया की आंखों में पानी भर आया। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी पर आवाज अटक गई। मैंने चिल्लाकर कहा, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है। तुम इसे बिल्कुल नहीं जानती हो। श्रुति ने फुसफुसाया, तुम्हें पता भी नहीं उसने खोया क्या है और कैसे खोया। मैंने कहा, मुझे इसका ध्यान रखने के लिए अतीत की कोई जरूरत नहीं है। श्रुति ने सिया को पेनफुल ग्लेयर से देखा और बोली, उसे सच बताओ सिया, उसे बताओ कि उस एक्सीडेंट वाली रात को क्या हुआ था। सिया के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे ये वो हिस्सा था जिसे वो दफनाकर जिंदा थी। वो लड़खड़ाई, दीवार को पकड़कर। उसकी सांसें तेज हो गई। मैं तुरंत उसके पास पहुंचा। सिया, सांस लो, मेरी तरफ देखो। उसकी आंखों में तूफान था, जैसे सालों का दबा दोष बाहर फटने वाला हो। और तभी अनाउंसमेंट हुआ, कोड ब्लू, बैड न 17। हॉस्पिटल स्पीकर की आवाज गूंजी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। पैनिक, अर्जेंसी और अनफिनिश्ड कन्फेशन। मैंने कहा, हम बात करेंगे, मैं वादा करता हूँ। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और हम दोनों फिर दौड़ पड़े, अपने दूसरे युद्ध की तरफ, दूसरी जिंदगी बचाने, और उस सच की तरफ जो फटने वाला था। कोड ब्लू, बैड 17। यह आवाज किसी बम की तरह हॉलवे में फटी। पैर अपने आप दौड़ने लगे। मैंने सिया की आंखों में देखा, वो कांप रही थी, लेकिन भागने की बजाय इस बार मेरे साथ दौड़ पड़ी। हम आईसीयू में घुसे और देखा, गंभीर दिल की धड़कन रुकने का मामला। डॉक्टर्स जल्दी से इकट्ठे हो रहे थे। नर्सें नंबर चिल्ला रही थी। मशीनें भी जिंदगी के लिए चीख रही थी। मरीज बेहोश था, छाती नीली, और हॉट बीट लाइन फ्लैट थी। डॉक्टर यश ने आदेश दिया, कंप्रेशन शुरू करो। मैं तुरंत पोजीशन में आया, छाती को दबाना शुरू किया। सिया ने एड्रेनालिन तैयार किया और हमारी आंखें एक पल को मिली। उस एक नज़र में सिर्फ घबराहट नहीं बल्कि एक अनकहा वादा भी था कि हम साथ में लड़ेंगे। क्लियर, शॉक दिया गया। हॉट बीट एक पल के लिए रुकी, फिर बीप हुई, फिर लगातार बीटिंग। हमने राहत की सांस ली। कम से कम अभी के लिए तो ये हमारी जीत थी। सिया पीछे हटकर दीवार से लग गई। सांसों की आवाज तेज, आंखें गहरी, शरीर नकली स्ट्रेंथ पकड़े हुए। मैं उसके पास गया, डरते हुए कि कहीं वो फिर से टूट न जाए। वो संभलने की कोशिश कर रही थी। अब मरीज सुरक्षित थे। बाकी डॉक्टर्स चले गए। हॉलवे शांत था, रात गहरी, और हम दोनों उस खामोशी में खड़े जैसे किसी तूफान के बाद बचे दो हिस्से। मैंने बहुत धीरे से कहा, सिया, वो बात पूरी करो। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस अंदर खींची जैसे कि अंदर का पूरा समुद्र रोकने की कोशिश कर रही हो। रेयांश, उस रात आरव की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी। मेरी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसके होंठ कान पे और रेलिंग जोर से पकड़ी, इतनी जोर से जैसे गिरने वाली हो, और कहा, यह मेरी ही गलती थी। मैं बर्फ की तरह जम गया और वो आगे कहती रही, मैंने ही स्टीयरिंग पकड़ा था, मैं ही स्पीड बढ़ा रही थी, और मैं ही हंस रही थी जब रोड नजर नहीं आ रहा था। उसके शब्द टूटते जा रहे थे, हर शब्द एक जहर की तरह। उसका गला भर आया पर वो कह रही थी। बारिश बहुत तेज थी, सिग्नल धुंधला था और मैं ट्रक नहीं देख पाए। उसकी आंखों से अचानक आंसू बह निकले और रोते हुए कह रही थी। आरव चिल्लाया था, धीरे करो, पर मैंने नहीं सुना। उसके घुटने कमजोर हो गए। वो जैसे ही गिरने लगी मैंने उसे एकदम से पकड़ लिया। वो मेरी शर्ट पकड़कर रो पड़ी, वो रोना जिसमें सालों का जहर था, गिल्ट था, और खुद से नफरत भरी पड़ी थी, और कह रही थी,
उसके आखिरी शब्द थे, सॉरी, पर सॉरी मुझे बोलना चाहिए था। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं मर्डर के लिए दोषी हूँ, रेयांश। उसकी आवाज़ रुक गई। सांसें टूट रही थीं। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, जबरदस्ती उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सिया, मेरी तरफ देखो। उसने कांपते हुए मेरी तरफ देखा। फिर मैंने कहा, वो तुम्हारी वजह से नहीं मरा है। एक्सीडेंट किसी की प्लानिंग से नहीं होते। वो चीखी और कहा, नहीं, अगर मैं रोक देती, अगर मैं सुन लेती, तो वो आज जिंदा होता। मैंने आवाज़ ऊंची की और कहा, बस करो। हॉलवे में मेरी आवाज़ गूंज गई। उसकी आंखें शौक में फैल गईं। मैंने कहा, तुमने उसे मारा नहीं है, तुमने उसे खोया है। वो रोना छोड़कर चुप्पी वाले दुख में बदल गई। फिर मैंने कहा, गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीजें हैं। तुम्हारी सज़ा उसके मरने के बाद शुरू हुई और तुम 2 साल से रोज खुद को मार रही हो। उसने कांपते हुए कहा, मैं कैसे रुक सकती हूँ। मैंने उसकी उंगलियां पकड़ी और धीरे से कहा, किसी पर भरोसा करो, फिर से फील करो, दोबारा सांस लो और किसी को तुम्हें संभालने दो। उसकी आंखों से अचानक आंसू की एक लंबी धार निकली। इस बार ये आंसू गिल्ट के नहीं बल्कि खुद को छोड़ देने की राहत के थे। फिर वो मेरे बहुत करीब आ गई, इतनी कि उसकी सांसें मेरे गाल को छू रही थीं। मेरी छाती पर उसका हाथ, मेरी हॉट बीट उसके उंगलियों के नीचे थी। वो धीरे से फुसफुसाई, रेयांश, मैं फिर से फील करने से डरती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो फील मत करो। वो कंफ्यूज्ड होकर देखती रही। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ अलो करो। दिल खुलेगा तो फीलिंग्स अपने आप ही आ जाएंगी। उसकी आंखें चमक उठी, आंसू फिर से भर आए और उसी पल वो मेरी ओर झुक गई, इतना करीब कि हमारे माथे टच होने वाले थे। उसके होंठ हल्के कांप रहे थे, मेरी सांसें तेज थीं, दिल चीख रहा था, कह दो, कुछ तो कहो। और मैं बोल ही रहा था, सिया, आई। तभी पीछे से आवाज आई, रेयांश। हम दोनों पीछे झटके। श्रुति कॉरिडोर में खड़ी थी, आंखों में शौक, जेलसी और बेट्रॉयल का तूफान लिए। सिया तुरंत पीछे हट गई, पल के नीचे और पूरी तरह टूटकर। श्रुति की आवाज आग से भरी हुई थी जो कह रही थी, सो दिस इज इट, तुम आरव को रिप्लेस कर रहे हो। सिया के चेहरे पर जैसे चाकू चला हो। उसकी सांस रुक गई, आंखें फटी हुई। मैंने गुस्से से कहा, श्रुति, बस। पर श्रुति जोर से बोली, वो उसे प्यार करता हुआ मर गया और तुम उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो। सिया का शरीर हिल गया, वो लगभग गिर गई थी। मैंने उसके कंधे पकड़ लिए। वो फुसफुसाहट में बोली, मैं यह नहीं कर सकती। और वो भाग गई, फिर से, टूटकर और रोते हुए। मैं उसके पीछे दौड़ा पर उसका साया भी गायब हो चुका था। हॉलवे में सिर्फ मेरी भारी सांसें रह गईं। श्रुति धीमी आवाज में बोली, तुम उसे खो दोगे रेयांश। मेरे शब्दों को माफ कर लो। मैंने उसकी तरफ देखा और आंखों में आग लिए कहा, मैं बिना कोशिश किए हार मानने की बजाय कोशिश करते हुए हार मानना ज्यादा पसंद करूंगा। और इतना कहकर मैं टेरेस की ओर दौड़ पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि सिया वहीं